दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में चोरों ने की चोरी और मुंबई में बजा अलार्म। पुलिस की सतर्कता ने रोकी 40 करोड़ की लूट, 4 बदमाश गिरफ्तार। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की सतर्कता के चलते गोविंदपुरी इलाके में 40 करोड़ से ज़्यादा की लूट होने से बच गई। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर विस्तार से। मुंबई में बजा अलार्म तो दिल्ली पुलिस हो गई अलर्ट। जी हां, दिल्ली पुलिस की सतर्कता के चलते गोविंदपुरी इलाके में 40 करोड़ से ज़्यादा की लूट होने से बच गई। गोविंदपुरी पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सभी बदमाश नेपाल व झारखंड से ट्रेन से लूटपाट करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि बदमाशों ने पहले से रेकी कर रखी थी। पुलिस इनके साथियों की तलाश कर रही है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार गली नंबर 1 ओखला स्टेट आरडी मार्ग पर मुथूट फाइनेंस का एक ऑफिस है। ये कंपनी सोने के बदले लोन देती है। यहाँ पर करीब 4 बदमाश रात करीब 1:30 बजे लूटपाट करने के लिए घुसे थे। बदमाश 3 गेट तोड़कर स्टॉक रूम तक घुस गए। जब स्टॉक रूम का ताला तोड़ने लगे तभी वहां लगे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम से सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी के पास मुंबई अलार्म चला गया। मुंबई से रात करीब 1:50 पर दिल्ली की गोविंदपुरी थाना पुलिस को सूचना दी गई कि एक चोरी करने घुसे चोर। सूचना मिलने पर मुथूट कंपनी का नाम नहीं पता था। गोविंदपुरी पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया और एसीपी गोविंदपुरी प्रदीप कुमार की देखरेख में गोविंदपुरी थानाध्यक्ष जगदीश यादव की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर 3 बदमाश छत पर छिप गए, जबकि चौथा चोर पड़ोस के घर में कूदकर छिप गया। एसीपी प्रदीप कुमार की टीम ने चारों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान नेपाल निवासी सुरेंद्र सेठ, साहिबागंज झारखंड निवासी अंजुल शेख, सलमान शेख और मालदा पश्चिमी बंगाल निवासी राव गोविंद के रूप में हुई थी। सभी आरोपी ट्रेन से दिल्ली कल ही आए थे। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ और भी साथी होंगे जिन्होंने घटना की पहले से रोकी कर रखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। शिवसेना दफ्तर के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। मनसे के 4 कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा रुकवाकर एमएनएस नेता समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की घोषणा की थी। खबर विस्तार से। मुंबई पुलिस ने दादर इलाके में शिवसेना मुख्यालय के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के 4 कार्यकर्ताओं को रविवार को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने लाउड स्पीकर जिस कार के ऊपर इसे रखा गया था उस वाहन को और अन्य वस्तुओं को भी जब्त कर लिया है। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को मांग की थी कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मस्जिदों के बाहर
इस बाहर स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। शिवाजी पार्क पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि पुलिस को शिवसेना भवन के बाहर मनसे कार्यकर्ताओं के लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मनसे पदाधिकारी यशवंत किल्लेदार और पार्टी के 3 अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद कई मनसे कार्यकर्ता पुलिस थाना परिसर के पास स्थित एक छोटे से मंदिर में एकत्र हुए और हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक भजन गाने लगे। पुलिस ने कहा, हमने शिवसेना भवन के सामने लाउड स्पीकर बजाने के चलते मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। हम इस मामले में और जांच कर रहे हैं। इससे पहले मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने पिछले रविवार को पड़ोसी ठाणे जिले में कल्याण इलाके में पार्टी कार्यालय के सामने लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा बजाया था। रामनवमी के मौके पर शिवसेना दफ्तर के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है। मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा रुकवाकर एमएनएस नेता समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस ने रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की घोषणा की थी। पिछले दिनों राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाए जाएंगे। इसकी शुरुआत मुंबई के घाटकोपर इलाके से हुई, फिर नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाने की शुरुआत की। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। सीएम योगी से शिकायत करने दौड़ते हुए लखनऊ गई नन्ही धाविका काजल, 3 दिन में पहुंचेगी राजधानी। आपको बता दें, काजल निषाद का आरोप है कि उन्होंने इंदिरा मैराथन में बड़े बड़े धावकों के बीच दौड़ लगाई थी और 4 घंटे 22 मिनट में 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी, जबकि कई बड़े धावक अपनी दौड़ तक पूरी नहीं कर पाए थे। खबर विस्तार से आपको बताते चलें, प्रतियोगिता में जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें हिस्सा लेना होता है। ये नसीहत कई कार्यक्रमों में अतिथि खिलाड़ियों को अक्सर देते रहते हैं, लेकिन जब खिलाड़ियों को उनके हुनर का सम्मान नहीं मिलता है तो वे मायूस हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की टीस नन्ही धाविका काजल निषाद की भी है। पिछले वर्ष मैराथन में हिस्सा लेने के बावजूद जब उसकी मेघा को उचित सम्मान नहीं मिला तो वह उसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने के लिए दौड़ते हुए लखनऊ रवाना हो गई है। पिछले वर्ष नवंबर महीने में आयोजित 36वीं इंदिरा मैराथन में आकर्षण का केंद्र रही 9 वर्षीय काजल निषाद सम्मान और प्रोत्साहन न मिलने के कारण निराश है। वह इसकी शिकायत करने के लिए रविवार को सुभाष चौराहे से दौड़ते हुए लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए निकल पड़ी। उसके साथ कोच रजनीकांत भी शामिल हैं। 4 घंटे 22 मिनट में पूरी की थी 42 किलोमीटर की इंदिरा मैराथन। काजल ने बताया कि वह रात में ठहराव लेते हुए 3 दिन बाद लखनऊ पहुंचेगी और मुख्यमंत्री से प्रशासन व क्रीड़ा अधिकारी की शिकायत करेगी। नन्ही धाविका काजल ने अपनी इस यात्रा को प्रयागराज टू लखनऊ अल्ट्रा मैराथन का नाम दिया है। काजल का आरोप है कि उसने इंदिरा मैराथन में बड़े बड़े धावकों की भी दौड़ लगाई थी और 4 घंटे 22 मिनट में 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी, जबकि कई बड़े बड़े धावक अपनी दौड़ तक पूरी नहीं कर पाए थे।
उसकी इस उपलब्धि की बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से उसे कोई सम्मान या प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई थी। मांडा की रहने वाली काजल इससे पहले भी प्रयागराज से सुभाष चौराहे से दिल्ली के लिए इंडिया गेट तक का सफर दौड़ते हुए 16 दिनों में पूरा करके सुर्खियां बटोर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में 10 मई तक लगाई गई 144 धारा। घर से बाहर निकलने से पहले जान लें क्या क्या नहीं करना है आपको। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रशासन ने 10 मई तक भीड़ इकट्ठा होने पर सख्ती बढ़ा दी है। तत्काल प्रभाव से लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, चंद्रशेखर जयंती, ईद, विधान परिषद निर्वाचन 2022 की मतगणना के ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। इसे लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था पीयूष मोडगिया ने आदेश जारी करते हुए कहा, 10 मई तक लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगा। प्रशासन ने यह निर्णय अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, चंद्रशेखर जयंती, ईद, विधान परिषद निर्वाचन 2022 की मतगणना और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उठा लिया है। कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिम और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क खुले रहेंगे। वहीं विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर परिधि में ट्रैक्टर टाली, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, तांगा गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर निकलना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करने के साथ मास्क का प्रयोग कराए जाने के लिए भी कहा गया है। वहीं कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार ही रेस्टोरेंट, होटल, फूड जॉइंट्स और सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के अनुसार संचालित होंगे। तो वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं होगा। धारा 144 लागू करने को लेकर जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। साथ ही लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका बनी हो। 10 मई तक लागू रहेगी धारा 144। शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों व खुले स्थानों में मास्क की अनिवार्यता के साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर सिंह दंगा एसआईटी की जांच हुई तो जल्द 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। दरअसल योगी सरकार आने के बाद 2019 में एसआईटी का गठन किया गया ताकि सिखों को न्याय मिल सके और खासकर पीड़ित सिखों को जिन्होंने अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों को खोया है। डीआईजी एसआईटी बालेंद्र भूषण सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ, जिसके बाद पीड़ितों को चिन्हित किया गया और उनके दस्तावेज दिए गए। कई बार जांच के लिए टीम अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली समेत कई शहरों में पीड़ितों के घर पहुंची और उनके बयान भी दर्ज किए गए। कानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानपुर शहर में हुए दंगों को लेकर गठित एसआईटी की विवेचना पूरी हो गई है। इस मामले में 63 आरोपी चिन्हित किए गए हैं। डीआईजी एसआईटी बालेंद्र भूषण सिंह के मुताबिक 63 लोगों की एक सूची तैयार करने शासन को
करके भेजी गई है। अब शासन की हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उधर जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि कानपुर में हुए सिख दंगे में 127 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कानपुर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। बयानों में कई चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आई हैं। अब एसआईटी ने अपनी पूरी जांच कर ली है। 83 लोगों को चेंज किया गया है, जिनमें से उसकी मौत हो गई, तो कुछ इतने वृद्ध हैं और वह बोल भी नहीं पाते। इन सब के बीच 63 लोगों की एक सूची तैयार करके शासन को भेजी गई है। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब शासन की हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आज भी वह चर्चा में हैं। साक्षी महाराज बोले, लाउड स्पीकर पर ना हनुमान चालीसा बजाएं और ना हो अजान। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लाउड स्पीकर को लेकर एक दिया बड़ा बयान। साक्षी महाराज ने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान होने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान होने से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। साक्षी महाराज ने कहा, लाउड स्पीकर से नहीं हनुमान चालीसा बजाई जानी चाहिए और ना ही अजान पढ़ी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सरकार का जो भी निर्देश हो उसे सभी को मानना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में हो रहे एमएलसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव नगर पालिका में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने के पश्चात मतदान केंद्र से बाहर निकले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अपवाद को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की ही जीत होगी। शिवपाल को लेकर दिया यह बयान। बीजेपी सांसद ने लाउड स्पीकर को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर विवाद हो रहा है, वह व्यर्थ का है। इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। लाउड स्पीकर पर चाहे कथा भागवत ही हो या अजान की, कभी कभी इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक है कि लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए। अजान और हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं होना चाहिए। साक्षी जी महाराज ने कहा कि जो भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर को बजाने का कार्यक्रम चला रहा है, वह सिर्फ अजान को बंद कराने के लिए या कहीं नहीं, अजान को लेकर ही कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में आने के सवाल पर जवाब देते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि वह तो शिवपाल जाने और पार्टी के बड़े पदाधिकारी जाने, वह तो साक्षी ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहें आरपीएस समाचार पर नई और ताज़ी खबरें जानने के लिए।